विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अक्सर प्रश्न आते हैं। रेलवे एनटीपीसी से लेकर यूपीएससी तक और स्टेट लेवल के भी अनेकों एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत को लेकर प्रश्न आए हैं। आमतौर पर हम सभी लोगों के घर में विद्युत है और आमतौर पर हमारी विद्युत को लेकर या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इस प्रकार की लैंग्वेज रहती है कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई है या इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं आ रही है इस समय, या बिजली आ रही है और बिजली नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जिसे आप बिजली कह रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, असल में वो क्या है? या जब आप कहते हैं कि बिजली आ गई है तो असल में आपके घर में क्या आया है, या फिर बिजली चली गई है तो असल में क्या चीज आपके यहां से चली गई है? या फिर ये बिजली या इलेक्ट्रिसिटी, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहां से लेकर आपके घर तक ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर आती कैसे है? किस प्रकार के पदार्थों में ये इलेक्ट्रिसिटी चलती है? या फिर इस इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या कारण है, क्या वजह है कि ये एनटीपीसी के बिजली उत्पादक कारखानों से आपके घर तक पहुंच जाती है? या फिर इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव, जैसे इसका ऊष्मीय प्रभाव, इसका मैग्नेटिक प्रभाव, इसका केमिकल प्रभाव किस प्रकार के होते हैं, इन सब से आपके विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इन विषयों की, इन टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करनी है तो आप विद्युत के सारे वीडियो लेक्चर्स को एक सीरीज में एक बार देख लीजिए और फिर आप ये जानेंगे, ये समझेंगे कि जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूर्व में आए हुए हैं या फिर भविष्य में जिन क्वेश्चंस को आने की उम्मीद है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने विद्युत के वीडियो लेक्चर्स में कवर कर दिए हैं। तो आइए विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास क्या है। जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका इतिहास क्या है, विद्युत कहां से शुरुआत हुई विद्युत की, इसको मनुष्य ने कैसे जाना, तो इसको लेकर कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला वर्णन है वो 2720 बीसी का है, मिस्र से। मिस्र के लोगों को इलेक्ट्रिक फिश की जानकारी थी। नाइल रिवर मिस्र में बहती है और उनको यह जानकारी थी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फिश वहां रहती है। वो एक मछली होती है जिसको छूने पर वो एक करंट सा मारती है, अपने दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करने के लिए या फिर अपना शिकार पकड़ने के लिए वो विद्युत झटके का प्रयोग करती है, जिससे उसका दुश्मन या उसका शिकार पैरालाइज हो जाता है और वो बच जाती है या अपने शिकार को पकड़ लेती है। आगे चलकर हम ग्रीस में, यूनान में एक फिलॉसफर हुए थे थेल्स। थेल्स के द्वारा ये जाना गया कि अंबर नाम का एक पदार्थ जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो अंबर में एक गुण उत्पन्न हो गया जो मैग्नेट का गुण था, यानी कि छोटी छोटी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण। ये उस समय के हिसाब से एक आश्चर्यजनक घटना थी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने अपने घरों में भी कई बार ये महसूस किया होगा कि जब हम कंघी बालों में करते हैं और वो फिर उस कंघी को कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो वो कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसका रीजन है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। यहां पर जो अंबर और रेशम की रगड़ है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी यानी आवेश उत्पन्न होता है। आगे चलकर कई और वैज्ञानिक आए, जैसे कि मैक्सवेल आए और फिर थॉमस अल्वा एडिसन को तो आप जानते ही होंगे। न्यूटन का भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में योगदान है। लेकिन हम
इलेक्ट्रिसिटी के फिलॉसफिकल पार्ट पर या साइंटिफिक पार्ट पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाइड पक्ष को लेकर आते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किस प्रकार से हमारी डेली लाइफ में हो रहा है, इसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, इसको आप समझ लीजिए। बात दरअसल ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसको कह रहे हैं, तो अंबर या कंघा किसी पदार्थ से बना हुआ है और वो पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी एटम्स से बना होता है। अब ये कोई एटम है, कोई भी एटम है, तो उस एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। आप जानते होंगे कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ओवरऑल परमाणु का नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, उन मूल कणों को हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगा रहे होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए जो परमाणु होता है वो स्टेबल होता है। अगर इन दोनों चार्जेस में कुछ डिफरेंस आ जाता है तो वो परमाणु स्टेबल नहीं रह सकता। नाभिक का पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा जोड़े रखता है। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है और वो सबसे कम जगह पर लगती है। उससे जो कम पावरफुल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और उससे भी जो वीक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण का बल होती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है। 4 टाइप की फोर्स होती हैं बल 4 टाइप के होते हैं। उनमें से सबसे वीक फोर्स है, कमजोर बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। आप समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को भी। और जो सबसे स्ट्रांग फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखती है। तो इसका जो एरिया है वो सबसे छोटा है, लेकिन वैसे ये जो फोर्स है ये सबसे स्ट्रांग फोर्स है। अगर इन दोनों की हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों में 1:42 का अनुपात आता है। ठीक है। अब ये कोई कण है, सपोज अंबर के कण है, तो अंबर कोई हमारे पास पदार्थ है इस तरह से, और वो अंबर पदार्थ या हमारी कंघी ही मान लो आप, किससे बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब इसे किसी दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो इस अंबर की छड़ से या कांच की छड़ से या कंघी से, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स उस वस्तु में चले जाते हैं। ये रेशम हो सकता है या बाल हो सकते हैं सर के। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है। और अगर ये चार्ज ऋणात्मक है और इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले गए, तो रेशम या बालों में जो आवेश आ जाता है वो कैसा आ जाता है? ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। और इस अंबर की छड़, कांच या कंघी में अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से चले गए हैं, तो
ऐसा नहीं है कि इसमें धनात्मक चार्ज आया है, वरन बात यह है कि इसमें धनात्मक चार्ज ज्यादा रह गया है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या रह गए हैं शेष, प्रोटॉन्स। तो इसलिए अंबर, कांच या कंघी में जो चार्ज बन जाता है तो वो धन आवेश, वो ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश। अब जब हम इस कांच, कंघी या अंबर के इस टुकड़े को किसी अन्य वस्तु के पास ले जाते हैं तो ये उनको आकर्षित करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो धनात्मक आवेश है ये कोशिश करता है कि दूसरे पदार्थों से इसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अब सपोज करिए कि इस कांच की छड़ को आप रेशम के पास ले गए तो ये रेशम को अट्रैक्ट करने लगता है। अब रेशम भी किससे बना हुआ है, कणों से बना हुआ है, और यहां से इलेक्ट्रॉन रेशम के पास पहुंच गए थे, तो रेशम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस में हो गए, यानी ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए थे। तो उसके बाद आप कांच की छड़ अगर रेशम के पास ले जाओगे तो कांच की छड़ का जो धनावेश है वो रेशम के इन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, और इस तरह से ये कंघी, कांच या अंबर दूसरी चीजों को आकर्षित करते हैं। अच्छा, बात यह भी आती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले गए। दरअसल जब भी किसी चीज को रगड़ा जाता है, जैसे मैं अपनी हथेलियों को इस तरह से रगड़ रहा हूं, अगर आप भी ऐसा करके देखेंगे तो आपको एक गर्माहट का एहसास होगा। ये गर्माहट कहां से आ गई? दरअसल मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। किसके कारण? घर्षण के कारण। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट होती है, और जब यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस ऊष्मा को जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये कण है, यहां पर प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉनों को रगड़ने पर बाहर से ऊष्मा मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही चार्ज पार्टिकल्स ही आवेश कहलाते हैं, चार्ज कहलाते हैं, और उन्हीं आवेशित कणों का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। अब अगर हम इस कांच की छड़ को ही देखें और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो यहां कैसा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इन एटम्स में क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। पहले ये माना जाता था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश गति करते हैं, और इन आवेशों की गति के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जो आधुनिक रिसर्च हुई है उनके अनुसार विद्युत धारा के प्रवाह में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एनटीपीसी दादरी या अन्य जो भी स्टेशन है जहां पर कि बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वहां से वो बिजली हमारे घर तक वायर्स यानी कि तारों के थ्रू आती है। तो तारों के थ्रू आती है, और जो तार होते हैं
वो चालक पदार्थ होते हैं। तो इस आधार पर जो पदार्थ हैं चालकता के आधार पर उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत के चालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, और तीसरे पदार्थ जो विद्युत के अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर हैं, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, और ये कुछ विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से प्रवाह होता है। सबसे महत्वपूर्ण है चालक। अब देखिए, कोई भी आयरन या सिल्वर या गोल्ड, ये जितने भी धातुएं हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से फ्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस प्रकार से होता है, आप जरा इसको समझ लीजिए। ये आपके पास कोई छड़ है, सपोज करिए कि फेरस यानी कि आयरन की ये छड़ है। आयरन की छड़ किससे बनी हुई है? पार्टिकल्स यानी कि एटम्स से बनी हुई है। ठोस में जो ये एटम्स होते हैं ये काफी पास पास होते हैं। जो ठोस के जो परमाणु होते हैं काफी अटैच होते हैं, काफी पास पास होते हैं। लेकिन फिर भी हमने द्रव्य वाले वीडियो में देखा था, या द्रव्य वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ठोस के कण पास पास होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह को हमने क्या बोला था? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनमें भी पाया जाता है। अब ये जो आयरन है या जो लोहा है, इसका मैं अगर एक एटम लूं और उसका यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं, तो इसके सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न कक्षाओं में, डिफरेंट सेल्स में इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स पर सभी पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव आवेश होता है उतना ही उसके चारों तरफ एक ऋण आवेश होता है। अब इस आयरन की छड़ को सिंपली आप मान लीजिए कि आपने यहां से इसको गर्म किया। जब आप इसको यहां से गर्म करेंगे तो गर्म करने का मतलब क्या होता है? हीट देना। और जब हीट किया जाता है तो इनमें जो वाइब्रेशन हो रहा था, इनमें कैसे वाइब्रेशन हो रहा था? इस तरह से। ये वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं, भले ही ठोस के कण हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो इनमें भी हो रहा है। तो जब बाहर से हीट दी जाती है तो ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर से उस हीट को, उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस हीट को और उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत या आवेश कहलाता है। अब अगर इसका फ्लो एक दिशा में होने लगे, यानी इधर से इधर होने लगे, तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं विद्युत धारा। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है कि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
और जो कुचालक पदार्थ हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह केवल किसमें हो सकता है? चालक पदार्थों में हो सकता है, कुचालक में नहीं हो सकता। तीसरी चीज इसमें आती है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। तो अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य तापमान पर या सामान्यतः जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन जब इनका तापमान बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए या इनमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाए, तापमान या अशुद्धि मिला दी जाए, तो उसके बाद इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो कुछ चालक पदार्थ होते हैं, कुछ कुचालक पदार्थ होते हैं और कुछ अर्धचालक पदार्थ होते हैं। गाइस, सभी धातुएं, अम्ल, क्षार और लवणों के विलयन चालक होते हैं। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, इस तरह की चीजें कुचालक होती हैं, जैसे अभ्रक या माइका कहते हैं जिसको। और कुछ पदार्थ अर्धचालक पदार्थ हैं, जैसे जर्मेनियम। ठीक है, तो ये इस तरह के जो पदार्थ हैं इनको हम विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विभवांतर बताऊंगा, जो इसी का अगला पार्ट है। उसको देखना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड।